तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, है ना। अब जो करंट कैरिंग है वो एक सर्कुलर लूप में है, सर्कुलर वायर में है। ठीक है, मतलब वो वायर को हम मोड़ देंगे इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, तो उसमें जब करंट घूमेगी तो फिर आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड देखी थी, उसमें कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते थे, याद होगा बच्चों। और राइट हैंड थंब रूल बताया था उसकी डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना। अब हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। अब ये जो है सर्कुलर वायर, ये आपका इस तरीके से है बच्चों, देखो ये ऐसे। तो अब इसमें करंट कैसे भी घूम सकती है। मान लीजिए जिस तरफ से आप देख रहे हो तो उसमें करंट जो है वो बच्चों आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमती हुई नजर आ रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे हमें पता करना है कैसी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये इसका सेंटर है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी वो निकालने के लिए हमने क्या किया है कि इसमें भी राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना है आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए, है ना बच्चों। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मैग्नेटिक फील्ड को आप बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जानते हैं। तो हम यहाँ पे भी यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल, बस थोड़ा सा लेकिन चेंज आएगा। पहले स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में क्या था कि जब आप राइट हैंड थंब रूल यूज करते थे तो जो आपका थंब होता था बच्चों, वो किसकी डायरेक्शन में होता था, बच्चों, करंट की डायरेक्शन में। और जो आपकी फिंगर्स कर्ल होती थी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती थी। अब इस राइट हैंड थंब रूल में थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे जो आपका वो है कर्ल ऑफ फिंगर्स, जो आप फिंगर्स कर्ल करोगे राइट हैंड की, है ना बच्चों, फिंगर्स, इट विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ करंट। अब यहाँ पे उसको डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए यूज करना है। और थंब जो है, थंब वो आपका देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। तो आप ध्यान से देखो, ये मेरा हाथ है, फिंगर्स को मुझे कैसे कर्ल करना है। देखो इसमें सर्कुलर लूप में करंट कैरिंग वायर में कैसी करंट जा रही है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं अपनी फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा, कर्ल करूंगा। करंट की डायरेक्शन में कर्ल ऑफ फिंगर्स होंगी। तो देखो मेरा थंब कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ। ऊपर मतलब डॉट, है ना बच्चों, डॉट आपकी तरफ, आउटवर्ड नॉर्मल, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है सेंटर में। फिंगर्स को कर्ल करो, जहां थंब की डायरेक्शन आएगी वही डायरेक्शन आपकी किसकी है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की। अगर हम इसको ऐसे देखें तो देखिए, मान लीजिए कि आपका ये सर्कल को मैंने ऐसे रख दिया है, अभी ऐसे रखा हुआ है इस प्लेन पे, इसको ऐसे कर दो, इस प्लेन से ऐसे परपेंडिकुलर। तो देखो ये सर्कल आपको ऐसा दिखाई देगा, जो लूप है करंट कैरिंग लूप। तो ये जब सर्कल को ऐसे करोगे तो इसका आधा पोर्शन इस पेपर के बाहर होगा और आधा पोर्शन इस पेपर के अंदर होगा। तो जो आधा पोर्शन पेपर के अंदर है बच्चों, उसको मैं ऐसे डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूं। और जो आधा पोर्शन इसके पेपर के बाहर है उसको मैंने ये देखो सॉलिड लाइन से शो किया। अब मान लीजिए कि ये बच्चों इसका सेंटर हो गया, इसका रेडियस होगा कुछ, रेडियस लेट सपोज आर। तो ये जो रेडियस है बच्चों ये आर हो गया। अब ये इसकी एक्सिस है, मान लो एक्सिस जो सेंटर से पास करती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल। अब आप यहां से देख रहे हो, मान लीजिए कि यहां से आप जब देखोगे तो मान लीजिए कि जो करंट है बच्चों वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रही। देखो ये वाला डॉटेड लाइन पेपर के अंदर है, अगर इसको पेपर के बाहर मान लोगे तो फिर वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, इसलिए मैं अलग अलग करके समझा रहा हूं। जब आपने इस लूप को ऐसे पलटाया तो आधा सर्कल पेपर के अंदर है, आधा सर्कल बाहर है। तो ये जो सॉलिड लाइन है ये पेपर के बाहर वाला सेमी सर्कल है, और जो डॉटेड लाइन है वो पेपर के अंदर वाला है। तो जब आप यहां से देखोगे, इमेजिनेशन करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, जब आप यहां से देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, पेपर के अंदर से ऐसे ऊपर आ रही है करंट, और पेपर के बाहर से आपको यहां से दिखती हुई नजर आएगी कि ऐसी जा रही है। तो एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है अगर आप यहां से देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना। अपोजिट साइड से ऑब्जर्व करोगे तो फिर वो क्लॉकवाइज दिखेगी, वो बात अलग हो जाएगी। यहां से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज।
तो जब यहां से देख रहे हो आप तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ, तो पेपर के नीचे से ऊपर और पेपर के ऊपर से नीचे की तरफ, तो ऐसे कर्ल करें फिंगर, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो थंब कैसा आ रहा है, ये इस डायरेक्शन में। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बच्चों ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। देखो आप ऐसे करेंगे तो ये आपका, और ये थंब इधर, तो ये आपकी डायरेक्शन हो गई किसकी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन निकालना मैंने आपको बताया। देखो राइट हैंड थंब रूल ही लगाना है दोनों केस में, चाहे वो स्ट्रेट वायर हो चाहे वो सर्कुलर लूप हो, लेकिन लगाने का तरीका अलग अलग है। जो स्ट्रेट वायर है उसमें ध्यान रखना थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है और कर्ल ऑफ फिंगर्स जो है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है। जबकि सर्कुलर वायर में, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप में आपका कर्ल ऑफ फिंगर्स करंट की डायरेक्शन बताएंगे, और जो थंब है बच्चों वो आपको क्या बताएगा, वो आपको क्या बताएगा बच्चों, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो याद रखना। अच्छा इसकी अगर मैं और मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो जैसे मैंने ये बोला कि ये जो लूप है ये सॉलिड लाइन पेपर के बाहर, ये डॉटेड लाइन पेपर के अंदर। तो बच्चों ये इस तरीके से आप अगर थंब रूल भी नहीं लगाएं तो आप इस तरीके से ही पहचान सकते हैं कि इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, या सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। जैसे मान लीजिए करंट ऐसी थी, अब आप बच्चों जिस तरफ से आप सर्कुलर लूप का फेस देखें, अगर वो उस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रही है तो मतलब वो एक पोल बनाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो डाइपोल में होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं ना। तो करंट कैरिंग लूप में जिस तरफ से आपको एंटी क्लॉकवाइज करंट दिख रही है तो वो आइडेंटिफाई कर लो, वो होता है नॉर्थ पोल। जहां पे जिस फेस से आप करंट की डायरेक्शन देख पा रहे हो उस फेस में अगर देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज करंट घूम रही है, इसका मतलब वो नॉर्थ पोल वाला फेस है। और जिस फेस को देखने पर अगर अपोजिट देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको करंट की डायरेक्शन उल्टी दिखाई देगी। तो अगर आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे तो आप समझ जाना कि वो साउथ पोल है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। अब आप ध्यान से देखो, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे, अब हम अगर ये राइट हैंड थंब रूल भी ना लगाएं तो ऐसे भी पहचान सकते हैं कि ये भाई एक्सिस है, ये ऐसे पीछे भी गई हुई है, और ये सॉलिड लाइन पेपर के बाहर है, डॉटेड लाइन पेपर के अंदर है। तो अगर जब आप यहां से देख रहे हैं, यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपको देखो ये एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है, तो ये वाला फेस आपको देखो नॉर्थ पोल दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोल। और जब आप यहां से देखोगे, यहां से थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा बच्चों, बिना इमेजिनेशन के काम नहीं बनेगा। यहां से देखने पर ये वाला जो करंट है ये आपको क्लॉकवाइज दिखाई देने लगेगा, क्लॉकवाइज। देखो आप क्लॉकवाइज दिखाई देगा, तो ये वाला फेस आपको साउथ पोल दिखाई देगा। तो अगर ये वाला फेस नॉर्थ पोल है और ये वाला फेस साउथ पोल है तो ये तो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, मतलब करंट कैरिंग वायर इज कंसीडर्ड टू बी स्मॉल मैग्नेट। ये स्मॉल मैग्नेट की तरह कंसीडर हो सकता है, होता है। इसलिए मोनोपोल बच्चों एग्जिस्ट नहीं करता, ये कारण है। क्योंकि जो करंट कैरिंग लूप में घूमता है, मैग्नेट बनने का कारण क्या है, मैग्नेट में भी यही कारण होता है। जो आपका मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उसमें कोई भी एटम होता है, उस एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कैरी करते हैं, चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया था मैंने। तो जब वो घूमते हैं तो अगर चार्ज घूमेगा तो पर यूनिट टाइम वो करंट करेगा, क्योंकि आपको तो पता है ना कि एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर एटम में कौन रिवॉल्व करता रहता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। तो वो एक करंट भी जनरेट करता है, जो इस तरीके की करंट हो गई, सर्कुलर लूप में करंट हो गई। वहां पे कोई वायर नहीं है लेकिन वो करंट तो बना ही रहा है सर्कुलर लूप में। तो उसकी वजह से एक साइड से देखने पर वो नॉर्थ पोल बना रहा होगा और एक साइड से देखने पर साउथ पोल बनेगा, क्योंकि जब भी सर्कुलर लूप में करंट घूमती है तो एक फेस एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा तो दूसरा फेस क्लॉकवाइज दिखाएगा, होगा ही ऐसा। यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल इकट्ठे आते हैं। इसलिए बच्चों मैग्नेट्स में जो है आपका मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। आपको याद होगा मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज में लिखाया था मैंने कि मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट। यही कारण, क्योंकि आप मैग्नेट को तोड़ते जाओगे तोड़ते जाओगे तोड़ते जाओगे, तब भी उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल खत्म नहीं होगा। ये आपको पता है ये बात। उसका कारण ये है क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर करंट जैसा बिहेव कर रहा है, और सर्कुलर करंट में दोनों पोल आते हैं साथ में, नॉर्थ पोल भी साउथ पोल। तो अगर एक फेस नॉर्थ पोल है तो दूसरा फेस साउथ पोल है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी वैसी होती है बच्चों जैसी आपकी किसकी होगी, जो बार मैग्नेट था आपका। देखो ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करूं तो सेंटर पे तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ पोल से इधर आ रहा है और ये साउथ पोल की तरफ आ रहा है। आउटसाइड द मैग्नेट क्या होता है बच्चों, जो
फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती है और अंदर में साउथ से नॉर्थ आती है। तो देखो सर्कुलर लूप के अंदर में ये साउथ से नॉर्थ आ रही है, फिर नॉर्थ से बाहर जा रही है आउटसाइड, और साउथ की तरफ साउथ से अंदर आ रही है। वैसे ही ये तो आपका एक्सिस पे हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ये बाकी की फील्ड लाइंस अगर हम बनाएंगे तो ये इस तरीके से बनेंगी जैसे वैसे बनी थी। ये नॉर्थ से बाहर जाएगा, फिर ये ऐसे पलटी मारेगा और ये क्लोज लूप में एग्जिस्ट करेगा, और फिर ये ऐसे वापस आएगा साउथ पोल, ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ऐसे आपको समझ में आ रहा होगा। आउटसाइड द मैग्नेट जो है वो कैसी जा रही है बच्चों, नॉर्थ टू साउथ, और सर्कुलर लूप के अंदर ये आ रही हैं साउथ टू नॉर्थ। तो ये ऐसी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट, क्योंकि बार मैग्नेट का बनने का भी कॉन्सेप्ट तो यही है कि करंट घूम रहा है, सर्कुलर लूप में घूम रहे हैं, तो बार मैग्नेट में सारे जो एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो एक पर्टिकुलर उसमें नॉर्थ पोल बन जाता है बार मैग्नेट में, एक पर्टिकुलर साउथ पोल बन जाता है। इस तरीके से बार मैग्नेट, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड को और करंट कैरिंग, करंट को फिर एक ही ब्रांच में पढ़ा जाता है। पहले अलग अलग माना जाता था, लेकिन बाद में जब डिस्कवरी हुई मॉलिक्यूलर लेवल पर, तो हमें ये बातें समझ में आई। तो मैग्नेटिज्म का असली कारण करंट है, ये बात हमें समझ में आई। मैग्नेटिज्म कोई अलग क्वांटिटी नहीं है, मैग्नेटिज्म का जो कारण है मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन होने का, वो केवल और केवल करंट होता है ना। जब भी करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ही। तो ये बच्चों डायरेक्शन के बारे में था, मैंने आपको समझा दिया। इक्विवेलेंट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे चेक करते हैं ये भी बता दिया, राइट हैंड थंब रूल भी आपको समझा दिया। देखिए बच्चों, अब इसके बाद हम अगर बात करें तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक करंट कैरिंग लूप जो होता है जब भी वो आता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये इस तरीके से करंट कैरिंग लूप है, मतलब अब मैंने हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है इस लूप को, और ये डॉटेड लाइन जो है सेमी सर्कल वो पेपर के अंदर है और सॉलिड वाला पेपर के बाहर है, ऐसे हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है ना, ऐसा आप समझे। तो इसमें ऐसे करंट जा रही है, मान लो इस तरीके से फ्लो हो रही है करंट। तो पहली बात तो अगर आप चाहें तो राइट हैंड थंब रूल लगा दे। देखो पेपर के अंदर से करंट जो है वो राइट की तरफ जा रही है, और पेपर के बाहर से जो करंट है वो लेफ्ट की तरफ जा रही है। तो अगर आप ऐसे करेंगे, ये राइट की तरफ और ऊपर से लेफ्ट की तरफ, तो जो आपका थंब है वो बच्चों नीचे आएगा। और नहीं तो दूसरा तरीका है कि आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल आइडेंटिफाई कर लो, क्योंकि करंट लूप कैरिंग जो लूप है वो हमेशा क्या बनाती है बच्चों, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो आप ध्यान से देखो, जब आप ये इस पॉइंट से देखेंगे तो ऊपर से देखने पर ये आपको कैसी दिखाई देगी बच्चों, ये आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी। तो ये वाला जो पोल है ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, और ये वाला जो पोल है बच्चों मैंने गड़बड़ कर दिया, ऊपर से अगर आप देखोगे तो ये क्लॉकवाइज दिखाई देगा, है ना, थोड़ा सा इमेजिन करो। तो ये साउथ पोल बनाएगा, और नीचे से देखोगे तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, तो ये नॉर्थ पोल बनाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो, नॉर्थ पोल से ऐसे बाहर की तरफ और साउथ पोल से ऐसे अंदर की तरफ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरीके से। और राइट हैंड थंब रूल से भी ऐसे आया था, अंदर से लेफ्ट की तरफ, ऊपर से राइट की तरफ, तो थंब जो है वो नीचे आया था। यानी कि कभी भी आप इस बात को ध्यान रखना कि करंट कैरिंग लूप होता है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों साथ में जनरेट करता है, इसलिए मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया कि मैग्नेट में, बार मैग्नेट में भी ये कारण जो है मैग्नेटिज्म का होना कि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बार मैग्नेट में भी यही कारण है, क्योंकि उसमें करंट कैरिंग लूप्स हैं। अब बच्चे बोलते हैं कि सर कैसे है करंट कैरिंग लूप, तो बार मैग्नेट की बात अगर हम करें तो उसमें क्या होता है बच्चों की आपको पता है कि बहुत सारे एटम्स हैं। अगर मैं अब एटम की बात करूं तो उसमें एक न्यूक्लियस होता है, ये आपको पता है, और चारों तरफ ऑर्बिट्स में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ये भी आपको पता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे ना बच्चों। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरी करते हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं तो चार्ज फ्लो हो जाता है, चार्ज का फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों यहाँ पे करंट इंड्यूस हो जाएगी, करंट आ जाएगी, क्योंकि चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, है ना। तो ये करंट भी हालांकि निकाल सकते हैं, लेकिन अभी मैं उतने डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो आपकी चीजें नहीं है। ये सेक्शन पढ़ाया जाता है जब 12th में, तो सब निकाला जाता है। करंट भी निकाल सकते हैं आप, मैग्नेटिक फील्ड भी कितना प्रोड्यूस करेगा वो भी निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड एक रेशियो होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं। खैर हम उस पर बात चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप तो ऐसा समझे कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, और क्योंकि वो सर्कल में घूम रहा है, ऑर्बिट्स में घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ,
तो वो करंट भी प्रोड्यूस करेगा, और अगर वो करंट प्रोड्यूस करेगा तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनाएगा, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनाएगा तो फिर वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। लेकिन जो बार मैग्नेट्स होते हैं उनमें होता क्या है कि ये सारे जो इंडिविजुअल एटम्स हैं उनमें जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में रिवॉल्व करती है, इस तरीके से। तो उनका नॉर्थ पोल, जैसे ये मान लो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो हर एटम का नॉर्थ साउथ ऐसा ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। तो सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में रहेंगी, और मैग्नेटिक फील्ड तो बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है, और एक ही डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड रहती है तो ये सारी मैग्नेटिक फील्ड जुड़ जाएंगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बहुत बन जाएगा। तो इफेक्टिवली पूरा का पूरा ये वाला सेक्शन, ये पूरे बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल बन जाता है, एक पर्टिकुलर सेक्शन जहां से ये फील्ड लाइंस जो हैं जुड़कर बाहर निकलेंगी, और जहां से ये अंदर की तरफ आएंगी वो पूरा का पूरा रीजन जो है वो साउथ पोल की तरफ हो जाता है। तो फिर ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल इस तरीके से बार मैग्नेट में फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से शो होती हैं, और अंदर फिर वो साउथ से नॉर्थ जा रही है, देखो बच्चों इस तरीके, क्योंकि इनका सभी का डायरेक्शन एक साथ अलाइन है, एक ही डायरेक्शन में अलाइन है, इसलिए ये बार मैग्नेट की तरह काम करता है। जो मटेरियल है आपका, है ना, जो बार मैग्नेट वाला मटेरियल है, लेकिन उसमें कारण जो है मैग्नेटिज्म का वो ये है, करंट कैरिंग लूप्स, जो कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, करंट कैरिंग लूप बना रहे हैं। इसलिए नॉर्थ पोल दोनों साउथ पोल साथ में बन रहे हैं, इसलिए जब आप इसको तोड़ भी दोगे तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग नहीं कर पाओगे, क्योंकि लूप्स तो है और नॉर्थ साउथ वो बना रहे हैं। अब ध्यान से देखो, अब ये भी माइंड में आता है कि सर ठीक है, बार मैग्नेट का तो हम समझ गए कि उसमें करंट कैरिंग लूप है, वो सब एक ही डायरेक्शन में है, तो सब जुड़ रहे हैं, तो एक नेट मैग्नेटिक फील्ड बन रही है जो नॉर्थ पोल से निकल रही है और वो साउथ पोल में आ रही है, और अंदर से साउथ पोल से नॉर्थ पोल में जा रही है। लेकिन जैसे अगर मैं इस पेन की बात करूं तो ये तो मैग्नेट नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर ये पेन है तो इसमें एटम्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसमें भी एटम्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, और उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ही कर रहे हैं, बट ये पेन मैग्नेट की तरह वर्क नहीं कर रहा। उसका कारण दूसरा है बच्चों, ये बार मैग्नेट जो बनता है उसमें ये स्थिति होती है, इसलिए वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देता है। और ये मैग्नेट की भी कुछ क्लासिफिकेशन होते हैं, डाई मैग्नेटिज्म, पैरा मैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, लेकिन वो भी क्लासिफिकेशन आपके कोर्स में नहीं है, उस पे नहीं जा रहे हम। लेकिन जो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता, एक नॉर्मल मटेरियल है, जैसे ये मैग्नेट नहीं है ना बच्चों, नॉट अ मैग्नेट, नॉट अ मैग्नेट, तो ऐसा मटेरियल है, एक ऐसी आपने बार ले लिया, जैसे ये पेन ले लिया, तो ये मैग्नेट नहीं है, दिस इज नॉट अ मैग्नेट। मैग्नेट में क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया, उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है। जो मैग्नेट नहीं है उसमें क्या होगा कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में रिवॉल्व नहीं करते, मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा होगा मतलब उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसे राइट की तरफ होगी, तो एक इलेक्ट्रॉन जरूर ऐसा होगा जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एटम में रिवॉल्व कर रहा होता है। तो ऐसा होता है, कोई ऐसे हॉरिजॉन्टली रिवॉल्व कर रहा होता है एटम में तो उसका ऊपर होता है, किसी का नीचे होता है, किसी कारण ऐसे तिरछा होता है, किसी कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है, किसी कारण ऐसी होती है, किसी कारण ऐसी होती है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं जो एटम्स है वहां पे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन क्योंकि ये रैंडमली अरेंज है, ये जो सर्कुलर लूप्स है जिसमें एक डायरेक्शन में अरेंज था, तो इनकी सभी मैग्नेटिक फील्ड जुड़ गई थी। लेकिन इसमें जो मैग्नेट नहीं है उसमें ये हो रहा है कि वो रैंडम डायरेक्शन में, रैंडम अलाइनमेंट है, रैंडम अलाइनमेंट, रैंडम अलाइनमेंट, है ना बच्चों। तो रैंडम अलाइनमेंट की वजह से वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि अपोजिट है, तो वो एक दूसरे को इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाती है बच्चों, 0। इसलिए फिर ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करते हैं जो नॉर्मल मटेरियल होते हैं हमारे, है ना। लेकिन बार मैग्नेट में क्या होता है कि जितने भी एटम्स हैं, क्योंकि वो क्या होता है बच्चों की हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या होता है कि ये बार मैग्नेट माइंस में पाए जाते हैं। तो माइंस में क्या होता है, मैंने आपको बताया भी था कि ये आपका आयरन का एक वो होता है, ओर होता है ना। तो वहां पे जब ये पाए जाते हैं तो ये बहुत मिलियंस ऑफ ईयर से वो जमीन के अंदर धसे हुए हैं, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में उन्होंने सारे अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, सारे जो छोटे छोटे एटम्स के जो मैग्नेटिक फील्ड है उन सबको एक डायरेक्शन में लाइन कर लिया है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। इसलिए वो क्या हो गया है कि अब वो एक डायरेक्शन में लाइन कर दिए हैं, तो वो बार मैग्नेट बन चुके हैं। बाकी नॉर्मल जो मटेरियल है उनमें ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए तो आपको बोला जाता है, या कभी आपने सुना होगा कि अगर आप एक कील है, लोहे की आप कील ले लो, है ना, नेल, उसको अगर आप जमीन के अंदर गाड़ कर 1-2 महीने बाद निकालो तो वो मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगेगा। वही कारण, क्योंकि अर्थ मैग्नेटिक के फील्ड के इन्फ्लुएंस में उस कील के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, और फिर वो जब अलाइन हो जाएंगे तो वो कैसा बिहेव करने लगेगा, वही मटेरियल जो पहले मैग्नेट नहीं था लेकिन वो अब मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। हालांकि ये सिर्फ आयरन या फिर मेटल्स में पॉसिबल हो पाता है, बाकी में ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उसमें
अलाइनमेंट चेंज करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। जैसे ये प्लास्टिक की अगर बात करें तो इसको मैग्नेट बनाना बनाना बड़ी टफ काम होता है। इसमें आसानी से नहीं बनेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं होती है। अगर मैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी स्ट्रेंथ है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मतलब ऐसे फैक्ट मैं बता दे रहा हूं आपको, फैक्ट याद रखें आप। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, जो हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, बी ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, वो 1 गॉस के बराबर है। याद करो, मैंने गॉस बताया था आपको। गॉस जो है, इट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सीजीएस सिस्टम, या फिर टेस्ला में बात करें, जो हमने एसआई सिस्टम में पढ़ा है यूनिट, तो ये 10⁻1 गॉस जो है वो 10⁻⁻4 टेस्ला के बराबर होता है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड देखिए, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये बहुत कम है। तो आयरन वगैरह, मेटल्स वगैरह, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड में भी वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, वो उनकी प्रॉपर्टीज हैं। अभी वो प्रॉपर्टीज आपको नहीं पढ़ना है, 12th क्लास में आप जाएंगे तो पढ़ेंगे उसके बारे में। तो अभी उसकी प्रॉपर्टीज हमें नहीं पढ़ना, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत जल्दी अलाइन कर जाता है ना, उनको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। इसलिए मेटल्स वगैरह में ये बिहेवियर शो होता है, इसलिए ये आयरन के ओर्स में दिखाई देते हैं बार मैग्नेट। जबकि आपके जो नॉर्मल मटेरियल्स हैं, जैसे ये पेन हो गया या प्लास्टिक हो गया या फिर इंसुलेटर्स जो हैं, उनमें इतनी आसानी से मैग्नेटिक फील्ड, इतनी कम मैग्नेटिक फील्ड में इसके मैग्नेटिक डाइपोल जो है वो अलाइन नहीं होंगे। इसलिए ये नॉर्मली, ये जो मेटल्स को छोड़ के दूसरे मटेरियल्स हैं, वो आपको बार मैग्नेट की तरह भी नहीं मिलते। ये कारण होता है ना। तो आई होप आपको मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन क्लियर होगा और करंट कैरिंग लूप का फंडा समझ में आया होगा। और बार मैग्नेट कैसे बनता है ये भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि फाइनल कंक्लूजन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो पहले समझा जाता था कि ये अलग चीज है करंट से, वो मिसकंसेप्शन था। एक्चुअली में करंट कैरिंग लूप की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब करंट एक्चुअली में रियल रीजन है किसका बच्चों, आपके मैग्नेटिक फील्ड के होने का या बार मैग्नेट के बनने का। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो देखो बच्चों, हमने डायरेक्शन की बात की, फिर मटेरियल में कैसे सर्कुलर लूप्स के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है ये भी मैंने आपको बताया, और जो मैग्नेट्स नहीं होते उनमें क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया। अब ये जो करंट कैरिंग लूप है, जो करंट आई कैरी कर रहा है, इसके कारण सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर वो हम निकालना चाहें, इसका पूरा एक डेरिवेशन होता है। खैर अभी आपको डेरिवेशन नहीं है, केवल मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे जल्दी से। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, strength of magnetic field at the center of coil। तो कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी। तो याद रखेंगे फर्स्ट पॉइंट कि ये बच्चों, इसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, आपका लूप में जो करंट बह रही है, अगर लूप में करंट का अमाउंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, और अगर करंट की वैल्यू कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होगी, मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी कम होगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस बात को कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, increases if the current flowing in the wire, increases। तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करती है अगर करंट कैरिंग, जो करंट है वो वायर में इंक्रीज करता है तो, एंड वाइस वर्सा, और अगर डिक्रीज करता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज करेगी। कुल मिला के बात यह है समझने वाली कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज प्रोपोर्शनल टू करंट। कहने का मतलब ये, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ज्यादा करंट ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, कम करंट कम मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड जो फैक्टर है जिस पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है, सेकंड फैक्टर बच्चों, तो वो क्या है कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड decreases
decreases with increase in the radius of coil। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कॉइल होता है बच्चों, है ना। रेडियस ऑफ कॉइल मतलब ये कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कॉइल होता है बच्चों, है ना। तो इस बात को भी आप ध्यान रखें। तो ये आपका प्रॉपर वो है। इसके बाद अगर हम इसको लिखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए इसको आप जल्दी से नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। तो देखो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, मान लो इस तरीके से करंट कैरी कर रहा है, इसका ये सेंटर है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, मतलब डॉट से मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसका रेडियस मान लो आर है और ये करंट फ्लो कर रहा है आई। तो जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, वो बच्चों कितना है, वो प्रोपोर्शनल है किस किस के, करंट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, जो हमने दो फैक्टर अभी पीछे लिखे हैं। तो ये फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो हमने इनको कंबाइन कर दिया तो ये हो गया, है ना। अब आप ध्यान से देखो, अगर इसको प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि वो 12th में आप डेराइव करते हो तब समझ में आता है वो चीज, लेकिन अभी तो आप याद रखें। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो मतलब जो कांस्टेंट है वो आपका बच्चों क्या है, म्यू नॉट बाई 2, है ना। और म्यू नॉट क्या है ये मैं पहले बता चुका हूं आपको। म्यू नॉट क्या है बच्चों, म्यू नॉट जो है वो आपका स्टूडेंट्स परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है ना। और आपको याद होगा मैंने म्यू नॉट की वैल्यू भी लिखवा दी थी, है ना। तो वो आप जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है उससे देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला क्लियर होगा। फॉर्मूला बस आपको याद रखना है ना। एनसीईआरटी में तो फॉर्मूला भी नहीं दिया है, सिर्फ इतना दिया है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। कभी अगर यूज में आ जाए ओलंपियाड्स वगैरह में तो आप लोग यूज कर सकते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई 2r, तो इसको बच्चों याद रखेंगे। हाँ, एक बात मैं और बता दूं, ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब वन टर्न है। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर वन टर्न, मतलब ये सर्कुलर लूप जो है उसमें एक ही टर्न है, मल्टीपल टर्न्स नहीं है। लेकिन अगर सोचो कि आपकी कॉइल इस तरीके से हो भाई, मतलब इस तरीके से आपने करंट कैरिंग कॉइल बनाई हुई है इस तरीके से बच्चों, जिसमें n टर्न्स हो, अगर ऐसे समझ पा रहे होंगे आप, फिर ये ऐसे और ये ऐसे, तो इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है तो इसमें ऐसे करंट घूम रही है इस तरीके से। तो अगर ये n टर्न्स वाली कॉइल है तो फिर इसके सेंटर पे जो है वो बच्चों कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर हम उसकी वाले बात करें। अगर n टर्न्स है, टोटल n टर्न्स, तो एक टर्न्स के कारण कितनी होती है बच्चों, एक टर्न्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है वो होती है, इसका रेडियस जो है वो r है और इसमें करंट जो है वो I जा रही है, तो एक टर्न के कारण म्यू नॉट एन आई बाई 2r है। तो ऐसे अगर n टर्न्स है और क्योंकि सेम डायरेक्शन में करंट तो सब जुड़ जाएंगे, तो एक के कारण इतना, तो दो के कारण इसका 2 टाइम्स, तीन के कारण इसका 3 टाइम्स। तो अगर n टर्न्स है तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द कॉइल कितना हो जाएगा बच्चों, n म्यू नॉट आई बाई, मतलब n टाइम्स कर दो, या फिर इसको ऐसे भी दे सकते हो म्यू नॉट एन आई बाई 2r। तो n टर्न्स के कारण ये, और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है बच्चों टेस्ला, ये मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। तो एक टर्न के कारण जो है केवल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होती है बच्चों वो होती है म्यू नॉट बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r। और अगर n टर्न्स है तो वो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2r। अब बच्चों इसमें एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब ये जो n टर्न्स है, अभी तो ये इसकी लेंथ एक फाइनाइट लेंथ है, लेकिन अगर ये बहुत लंबा कर दो, आप ऐसे टर्न करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और इसकी लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी कर दो, अगर उसकी लेंथ रेडियस से बहुत बड़ी हो गई, तो फिर यही स्ट्रक्चर जो है आपका एक नया टर्म आता है, इसको बोला जाता है सोलेनॉइड। अभी तो इसमें कम टर्न्स हैं इसलिए अभी इसमें ये फॉर्मूला है, लेकिन अभी हम इसको सोलेनॉइड बनाएंगे। सोलेनॉइड कैसे बनाएंगे, जब इसको टर्न्स को बहुत बढ़ा दोगे, बहुत बढ़ा दोगे, और इसकी लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी रेडियस के मुकाबले, तो फिर इसी स्ट्रक्चर को हम सोलेनॉइड बोलते हैं। और वो सोलेनॉइड एग्जैक्टली
बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, वो भी आपको बताया जाएगा। तो इसमें जो नेक्स्ट चीज है जिसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है या मैग्नेटिक फील्ड पढ़नी है, क्वालिटेटिव एनालिसिस करनी है, क्योंकि आपको फॉर्मूला वगैरह तो है नहीं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है बच्चों, वो हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो आप सोलेनॉइड का थोड़ा सा चीज समझ चुके होंगे कि सोलेनॉइड एक्चुअली में होती क्या है ना। तो सोलेनॉइड के बारे में हमें इसके बाद पढ़ना है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के बाद। तो आई होप आपको बच्चों ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब देखिए बच्चों, ये तो मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट कैरिंग लूप में, सर्कुलर लूप में, वो मैंने आपको सेंटर पे बताया है ना। अब इसमें एक और जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली जा सकती है, निकालते भी हैं, उसका भी मैं आपको चाहता हूं कि आप फॉर्मूला याद रखें। तो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। तो आप लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट क्या होता है मैं उसको आपको समझाता हूं। ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, है ना। तो यहाँ पे आप देखें तो ये आपका एक करंट कैरिंग लूप है, जैसा कि हम बनाते ही हैं। डॉटेड मतलब पेपर के अंदर और सॉलिड मतलब पेपर के बाहर, और उसकी रेडियस मान लीजिए कि r है। करंट की डायरेक्शन ऐसी है बच्चों, तो आपको पता है ये ऐसे जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी सेंटर पे। और ये इसकी एक्सिस है बच्चों, एक्सिस। एक्सियल पॉइंट का मतलब एक्सिस पे किसी पॉइंट पे निकालना है, जैसे इस पॉइंट P पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, एक्सिस के किसी पॉइंट पे निकालना है। तो ये एक्सिस के कोई पॉइंट P है जो सेंटर से मान के चलो कितनी दूरी पर है भाई, सेंटर से लेट सपोज x दूरी पर है, x दूरी पर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये राइट हैंड थंब रूल से निकालना है, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमने राइट हैंड थंब रूल से निकाल लिया, लेकिन इस एक्सियल मतलब एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या है, एक्सिस पे कोई पॉइंट होना। तो एक्सिस के इस पॉइंट पे जो सेंटर से x दूरी पर है, उसके कारण जो ये एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ऐसे राइट की तरफ है, राइट हैंड थंब रूल से। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो बच्चों जब इसका डेरिवेशन किया जाता है तो फॉर्मूला आप याद रखें, डेरिवेशन तो अभी नहीं कर सकते ऑब्वियस सी बात है। तो फॉर्मूला इसका ये होता है इस तरीके से, म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 यूनिट टेस्ला। ये फॉर्मूला होता है। अब देखो बच्चों, अगर हमें चेक करना है कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं, तो अगर ये पॉइंट P यहां होता तो x की वैल्यू क्या होता है, 0। तो अगर मैं एट सेंटर की बात करूं, इस फॉर्मूले से हम सेंटर पे निकालें, तो एट सेंटर की बात करूं तो x की वैल्यू सेंटर पे कितनी हो जाएगी बच्चों, x 0 हो जाएगा, तो पॉइंट P जो है वो सेंटर पे आ जाएगा। तो x की वैल्यू जरा 0 डाल के देखो और मैच करके देखो कि वो फॉर्मूला हमारा आता है कि नहीं, ये वाला फॉर्मूला। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये वन टर्म के लिए वैलिड है। तो देखें निकालें, यहाँ पे x की वैल्यू 0 करो आप, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर। x तो 0 हो गया, पावर 3/2, तो ये 2 और ये 2 कैंसल, और r स्क्वायर और r क्यूब तो ये भी कैंसल, नीचे एक r बचेगा। तो देखो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, सेंटर वो कितना बचा बच्चों, म्यू नॉट आई बाई 2r। देखो यही फॉर्मूला आ रहा है, मतलब ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है बिल्कुल करेक्ट है। ये बात हमें समझ में आ रही है क्योंकि सेंटर पे सेम फॉर्मूला दे रहा है। अच्छा, एन वन टर्न के लिए ये फॉर्मूला है, तो एन टर्न्स के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, अगर एन टर्न्स होते इसी में, मतलब टर्न्स होते लेकिन लेंथ बहुत ज्यादा नहीं होती, मतलब सोलेनॉइड नहीं होता, तो फिर इसका जो फॉर्मूला होता वो कितना हो जाता बच्चों एन टर्न्स के लिए, तो इसको मल्टीप्लाइड बाई एन कर दो, तो आपका एन टर्न्स का मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। वन टर्न के कारण जितना होता है वो एन टर्न्स के कारण एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है ना, इतना याद रखेंगे। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देखो यही फॉर्मूला है, बस उसमें n का मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि n टर्न्स है ना। तो आई होप आप इसको भी याद रखेंगे, कभी अगर यूज में आ जाता है तो यूज में ले लेना, या फिर कई बार आपसे ऑप्शन में पूछ लेता है तो टिक कर देना। तो आई होप बच्चों सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भी क्लैरिटी होगी आपको, और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में भी क्लैरिटी होगी। एनसीईआरटी में फॉर्मुलेज नहीं है, सिर्फ आपको एनालिसिस है, जैसे मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बताया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बताया। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखना।